जब ज़ात की बात करेंगे और ज़ात की और अपनी मफादात को प्रमोट करेंगे तो फिर हर चीज़ जो है वो अपनी अहमियत खो देती है। 26th अमेंडमेंट के बाद जो रोल पार्लियामान का रहा, जो रोल इन फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज का रहा, उससे तमाम पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया में जगहसाई का सबब बने। और ग्लोबल इंडेक्स में देखें कि आप चाहे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पाकिस्तान का नंबर दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है और आम आदमी उसकी मुसीबतों में, आजमाइशों में, इम्तिहानात में और इजाफा हो रहा है। जब नाअहल लोग जिनको सिर्फ ज़ात की फ़िक्र हो, इक़्तिदार की फ़िक्र हो, तो फिर वो मुल्क की मफादात, अवाम के मफादात और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो ऐसा माहौल बनाने के चक्कर में होते हैं जिससे उनके ज़ाती मफादात सर्व हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कानून आइन की बालादस्ती की जब बात करती है, इसके अलावा पार्लियामान के तकद्दुस की भी बात करती है कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बांटी गई और अपना एक ख़ास अदद उन्होंने पूरा किया, पहले तो बंदे उठाने पड़े। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, जितने हरबे इन्होंने इस्तेमाल करने हैं करें। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हक कभी मार नहीं खाती और जितने भी आप मंसूबा बना लें, जितने भी आप चालें चल लें, तो अपनी चाल और अपने मंसूबों में मुँह के खानी पड़ती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उसको जिस तरह से दीवार से लगाया गया और अभी भी जो माहौल बनाया हुआ है, इस वक्त हिंदुस्तान आपके ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। दो फ्रंट से आप नहीं खुदा ना खास्ता लड़ सकते। इस वक्त मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, मसाइल का हल ढूंढा जाए इत्तेफाक से। और आखिरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती का जो अलम उठाया हुआ है उसके साथ इंशाअल्लाह कमिटेड है और इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान यकीन है कि खान साहब और हम जिस हक़ के लिए हम खड़े हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। असद कैसर साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का जो हवाला दिया बिलावल ने ट्वीट में, इससे अदलिया कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो कैसे कंप्रोमाइज़ होगी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस या इसकी पोस्टिंग की वजह से कैसे ख़राबी होगी? मैं शिराई साहब आज क्यों खड़े हैं हम, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हैं, क्या वजह है? 26th अमेंडमेंट के बाद जो आपने माहौल देखा वो क्या आपको एक ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जी? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, इवन वो जो बेनिफिशरी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, उनके अंदर एतजाज़ एहसन साहब को आप सुन लें, किसी को भी आप सुन लें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मफादात की बात है। और पाकिस्तान के अंदर जब आप रूल ऑफ लॉ को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करेंगे, कानून साजी ऐसे करेंगे जल्दबाजी में जिससे अपने मफादात प्रोटेक्ट हों, तो फिर मुल्क की मफादात और अवाम की इज़्ज़तों का जनाजा निकलता है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने 26th अमेंडमेंट में भी की रोल प्ले किया था, आज भी एक दफ़ा फिर इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बजाय इसके कि हम इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, असल चीज़ है कि छुपा के ये क्या ला रहे हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक लाइमलाइट पे नहीं आई? कल इजलास बुलाया है तो अभी तक ये तमाम चीज़ें क्यों छुपी हुई हैं, क्यों सबको एतमाद में नहीं लिया गया? आप वफाकी वज़ीर रहे हैं, ये सूबों के दरमियान रवाबित रहता है वफाक का। जो बिलावल ने एक NFC अवार्ड की प्रोटेक्शन को रिमूव करने का जिक्र किया है, ये कोई ख़तरनाक है या क्यों उन्होंने जो जिक्र किया है इससे सूबों को कितने मफाद को नुकसान पहुँचे? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कमेंट की थी कि तमाम इकाइयों को नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स उनको अपना हिस्सा मिलेगा। बदकिस्मती से जिस तरीके से गवर्नेंस हुई है और जिस तरीके से छोटे सूबों को दीवार से लगाया गया है, उनके बुनियादी हकूक़ सलब हुए हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब से इस फॉर्म 47 का हिस्सा बने हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को ज़ीरो कर दिया बदकिस्मती से। यही हाल PMLN का है, उनकी सियासी साख ख़त्म हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबको ऑन बोर्ड लें,
سب کے ساتھ مشاورت کریں. پھر اس کے بعد ایک جامع منصوبہ بندی اس لیے بنانی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہندوستان کا جو ارادہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے لیے ملک کو ایک ہونا پڑے گا، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. میرے جوان، سول آرم فورسز اور پھر عام پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، روزانہ کے بیس پہ ہماری لاشیں گر رہی ہیں. سو میں وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ خدا کے لیے عمران خان کے فوبیا سے نکلیں، اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے قانون اور آئین کا سہارا لیں، اور اس پر کوئی ٹالرنس اس لیے نہ ہو کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں، یہ پورے پاکستان کے مفادات کی بات ہے. تھینک یو سر.